Hello students, good morning. I am come back with my second lecture continuing charge and electrostatic force. ये फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट का पहला चैप्टर है। लास्ट लेक्चर में हमने चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था और उसके आगे हम लोग देखते हैं क्वार्क। ये क्वार्क हम लोग कहते हैं किसको है ये समझेंगे इसमें। Quark is the smallest charged particle which carries charge in fraction. चार्ज इन फ्रैक्शन का मतलब आपको समझा लेते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मैग्नीट्यूड में चार्ज को कैरी करता है। लेकिन क्वार्क उससे भी छोटा पार्टिकल है। हम लोग इसको फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल नहीं बोलेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल हम लोग उसी को बोलेंगे जो मिनिमम चार्ज के साथ नेचर में एग्जिस्ट करता है। ये क्वार्क बैकग्राउंड चार्जेज है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये चार्ज दो तरह के होते हैं, एक अप क्वार्क और दूसरा डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को हम लोग U से डिनोट करते हैं और ये कितना चार्ज कैरी करता है वो देखें आप, +2/3e यानी प्रोटॉन के चार्ज का 2/3। दूसरा है डाउन क्वार्क जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल d से, और ये चार्ज कैरी करता है 1/3e मींस इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3। ये दो तरह के क्वार्क मिलकर के सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स में लिया, आप देखिए कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये सब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं क्योंकि ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। प्रोटॉन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, UUD यानी तो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर के प्रोटॉन बना है। 2/3e प्लस 2/3e माइनस 1/3e इज इक्वल टू E. E मीन्स प्लस E दैट कैरीज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। दूसरा हमारा न्यूट्रॉन है, और ये न्यूट्रॉन कैसे बना हुआ है आप देख सकते हैं इसमें कि UUD से बना हुआ है, यानी कि UDD से बना हुआ है, यानी कि एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क मिलकर के ये न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ है। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का वैल्यू रखने से इसका वैल्यू 0 आता है, और 0 आने का मतलब हुआ कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तीसरा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन 3D से हुआ है, DDD, यानी 3 डाउन क्वार्क मिलकर के इलेक्ट्रॉन बनता है। 1/3e माइनस 1/3e माइनस 1/3e इज इक्वल टू -E, दैट इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला टॉपिक है कूलम्स लॉ। अब ये कूलम्स लॉ का कुछ बेसिक पॉइंट्स है। ये बेसिक पॉइंट्स इसलिए है कि यदि हम इनको समझ लें तो कूलम्स लॉ को समझने में बहुत आसानी होगी। हम कूलम्स लॉ में डबल फोर्स लगता है, सिंगल फोर्स कभी नहीं होता है। जिस तरह से ग्रेविटेशन में दो मासेस एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। ये बेसिक पॉइंट आप देखिए। पहला बेसिक पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और फील्ड लाइंस। पहले पॉइंट के अनुसार हम दिखा रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक निगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज से कुछ इनविजिबल लाइंस निकलते रहते हैं। ये लाइंस दिखते नहीं है, लेकिन इनका इफेक्ट इनके चारों तरफ होता है। उसी तरह से ये निगेटिव चार्ज है और ये भी लाइंस अंदर की ओर दिखा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइंस अपने सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। ये लाइन की लंबाई दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना मैग्नीट्यूड का चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा ये लाइंस की लंबाई दूर तक जाएगी। और दूसरा है
कि इनके चारों ओर का सराउंडिंग कैसा है। यदि सराउंडिंग वैक्यूम है तो ये लाइंस की लंबाई दूर तक जाएगा, यदि डेंसर मीडियम है तो ये लाइंस की लंबाई थोड़ा कम हो जाएगा। मैथमेटिकल कंडीशन के अनुसार हम लोग पॉजिटिव चार्ज यदि है तो इसको लिखते हैं Q इज ग्रेटर देन 0। यदि वो चार्ज कोई निगेटिव है तो उसको लिखते हैं Q इज लेस देन 0। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज में ये लाइंस बाहर की ओर क्यों दिखाते हैं। उसका आंसर ये है कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज तभी है जब इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए हैं, और ये निगेटिवली चार्ज इसलिए है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स अंदर की ओर पुश हुआ है। इसका मतलब हुआ कि एक याद रखने के लिए कि बाहर की ओर लाइंस का डायरेक्शन और अंदर की ओर लाइंस का डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग ये कहेंगे कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आया है इस बॉडी में, इसके कारण ये निगेटिव चार्ज है। अब यदि हम लोग आगे का पॉइंट देखेंगे कि जब दो चार्ज बॉडी एक दूसरे के आसपास आते हैं तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और ये फोर्स लगता है लाइंस के इंटरेक्शन के कारण। वो नजदीक आने नहीं देना चाहते। जैसे सेकेंड पॉइंट है कि लाइन चार्जेस रिपेल ईच अदर विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरह का होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। यहां पर हम लोग अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्सन कब होगा, उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखें कि Q1 और Q2 दो चार्ज बॉडी है। Q1 पर अलग चार्ज है पॉजिटिव और Q2 पर अलग चार्ज है। मैग्नीट्यूड दोनों का कोई जरूरी नहीं है सेम होगा, अलग अलग भी हो सकता है। यहां देखें कि आमने सामने के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की तरह से इंटरेक्ट किए हैं, दोनों एक दूसरे को रोक रहे हैं, ये रिपल्सिव फोर्स है। दोनों चार्जेस एक दूसरे को नजदीक आने से रोक रहे हैं, और इसको हम लोग इस तरह के सिंबल से दिखाएं तो हम लोग कहेंगे कि ये रिपल्सन फोर्स है। ये Q1 जितना Q2 पर फोर्स लगा रहा है, Q2 भी Q1 पर उतना ही फोर्स लगा रहा है। सबसे जरूरी चीज क्या है कि रिपल्सन फोर्स को हम दिखाएं कैसे, तो यहां पर देखिए ये रिपल्सन फोर्स हम लोग बाहर की ओर दिखाते हैं हमेशा। F21 का मतलब फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, और F12 का मतलब फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। ये जब भी रिपल्सिव फोर्स हमें दिखाना हो तो बाहर की ओर दिखाएंगे, कभी अंदर की ओर नहीं दिखाएंगे। यहां पर कंडीशन देखिए है कि यदि रिपल्सन फोर्स तभी होगा जब Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0 होगा। यदि ये दोनों निगेटिव होता तब पर भी निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होता है, तब भी रिपल्सन होता। हमने यहाँ फिगर में दोनों पॉजिटिव लिया है, आप दोनों निगेटिव भी ले सकते हैं, केवल एरो का डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगा। उसी तरह से अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब हुआ हमने एक Q1 लिया है पॉजिटिव और Q2 लिया है निगेटिव। यहाँ फिगर में एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ये Q1 है, ये Q2 है। और ये देखिए जब दोनों ये चार्ज एक दूसरे के पास आए हैं तो अट्रैक्शन कहने का मतलब दोनों एक दूसरे को बुला रहे हैं, इस तरह से सिंबल है, और ये अट्रैक्शन का सिंबल है। अट्रैक्शन वहां रिपल्सन हो रहा था, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन को हम लोग एक दूसरे को अंदर की ओर दिखाएंगे, ये बाहर नहीं दिखाएंगे। यही दो चीज बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होता है कि रिपल्सन को कैसे दिखाएं, अट्रैक्शन को कैसे दिखाएं। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि जब भी रिपल्सन दिखाना हो तो एरो को बाहर की ओर दीजिए, जब भी अट्रैक्शन फोर्स दिखाना हो तो एरो को अंदर की ओर दीजिए। ये डबल डबल क्यों दिया हुआ है? क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं, चाहे वो चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। यदि मान लीजिए Q1 बहुत कम है, Q2 बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं कि Q2 Q1 पर ज्यादा फोर्स लगाएगा। जितना Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर लगाएगा। यहां पर देखिए कंडीशन लिखा हुआ है Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0। यदि दोनों का प्रोडक्ट साइन के अनुसार निगेटिव आवे तो
हम लोग एट्रैक्टिव फोर्स की तरह उसको काउंट करते हैं। नीचे में आप देखिए कि ये F21 और F12 दोनों एक साथ होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, केवल डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसी वजह से थर्ड पॉइंट देखिए बना है, फोर्स एक्सर्टिंग ऑन ईच अदर ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो Q1 और Q2 एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं वो इक्वल और अपोजिट होता है। हम लोग वेक्टर में दिखाए इसको, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, और मोड देखिए यहां दिखाए हैं, मोड ऑफ F12 इज इक्वल टू मोड ऑफ F21 इज इक्वल टू F। दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पर हम लोग का सेम दिखा रहे हैं, क्योंकि फोर्स दो होता है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहने की वजह से हम लोग केवल सिंगल फोर्स की तरह इसको ट्रीट करते हैं, लेकिन ये सिंगल फोर्स नहीं। अब हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या चीज है इसको समझते हैं। चार्ज जो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स लगाने का रूल क्या है। इस रूल को इन्वेंट किया था कूलम्ब साहब ने। तो उन्होंने दो रूल बनाया कि एक चार्ज दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसके कितने रूल हैं, कौन कौन सा नियम काम करता है। तो पहला रूल है कि F21 इज इक्वल टू F12, दोनों एक ही है, उसी को हम लोग F बोल रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज इफ R इज कांस्टेंट। दो चार्ज के बीच डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसमें R को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। और सेकेंड रूल है कि ये दोनों, ये फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। यहां पर हम लोग Q1 इंटू Q2 को कांस्टेंट रखते हैं। यदि Q1 इंटू Q2 को कांस्टेंट रखा जाए और दूरी को चेंज किया जाए तो इस रूल के हिसाब से ये फोर्स वैरी करेगा। दोनों रूल को यदि कंबाइन कर दिया जाए तो हमें मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। यहां पर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते हैं तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां एक फिगर दिखा गया है, देखिए आपको लग रहा होगा कि हमने चार चार चीज दिखा दी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये Q1 और Q2 पहले देखिए कोई चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चार्ज दोनों लाइक चार्जेज हो सकते हैं, अनलाइक चार्जेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यदि लाइक चार्जेज हुआ तो ये बाहर वाला सिंबल हम लोग यूज करेंगे F21 और F12। यदि अनलाइक चार्जेज हुआ तो अंदर वाला सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए ये चारों दिखाया गया है। Q1 और Q2 जो चार्जेज है दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, और दोनों रूल को मिलाने पर ये F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये स्मॉल के, कैपिटल के नहीं है। इस स्मॉल के को हम लोग दो तीन नाम से जानते हैं। जैसे ये तो हम लोग सिंपल वे में मीडियम कांस्टेंट बोल सकते हैं। दूसरा हम लोग इसको, क्योंकि ये कूलम्ब्स का लॉ है इसलिए हम लोग कूलम्बियन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। मीडियम कांस्टेंट बोलते हैं इसलिए कि ये K का वैल्यू हर एक मीडियम में अलग अलग होगा, यानी मीडियम चेंज करने से ये फोर्स चेंज हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं था, आप मीडियम कुछ भी रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं चेंज होता है, इसलिए कैपिटल G को यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है। यहाँ स्मॉल k को हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि इस k का वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करेगा। कभी कभी सिंपल वे में हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इस स्मॉल k का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले आप यूनिट को देखिए, ये फॉर्मूला बन चुका है, k इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। एफ हमारा फोर्स है जिसका न्यूटन लिखे हैं, आर स्क्वायर हमारा लेंथ है जो मीटर स्क्वायर लिखे हैं, और Q1 Q2 चार्जेस है जो कूलम्ब स्क्वायर लिखे हैं। ये कूलम्ब स्क्वायर ऊपर गया तो माइनस कूलम्ब स्क्वायर हो गया, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मीडियम कांस्टेंट। इसका डायमेंशन देखिए क्या है, इसका डायमेंशन है फोर्स के जगह
फोर्स का डायमेंशन हमने mLT-2 लिखा है और मीटर स्क्वायर का डायमेंशन L² लिखा है और चार्ज कूलम तो चार्ज है और चार्ज का डायमेंशन A/T होता है। तो यहाँ -2 है तो A-2 T-2 हो गया। अब पूरा आप इसको एक साथ मर्ज करके देखिए तो डायमेंशन ऑफ के m L⁻³ T⁻⁻4 एंड A⁻⁻2 है। अब हम लोग देखते हैं कूलम्स लॉ को अलग अलग मीडियम में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ 3 तरह का मीडियम एक्सप्लेन करेंगे। एक हमने लिखा देखिए वैक्यूम मीडियम, दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम और तीसरा होगा मिक्स्ड मीडियम। अभी मैंने बोर्ड पर 2 लिखा है कि दो Q1 Q2 चार्जेस के बीच यदि वैक्यूम मीडियम होगा तो वैक्यूम मीडियम के लिए K का वैल्यू पता किया गया है। ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये डायरेक्ट हम लोग K के जगह पे इतना लिख सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने इस कांस्टेंट को 2 फैक्टर में डिवाइड कर दिया। एक फैक्टर 1/4π जो सॉलिड एंगल से रिलेटेड है, बाद में हम लोग पढ़ लेंगे इसको, और दूसरा फैक्टर है 1/ε0। ये ε0 इस पूरे को इसके साथ कैलकुलेट किया जाए तो इसका वैल्यू ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 मिलता है। तो आप 1/4πε0 लिखिए या 9 × 10⁻9 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। सो इन जनरल हम लोग क्या लिखते हैं, यदि फोर्स को हम लोग को वैक्यूम में लिखना हो, दो चार्जेस के बीच फोर्स को वैक्यूम में लिखना हो तो F0 इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 Q1 × Q2/r², या तो फिर F0 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। यहां पर ε0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। परमिटिविटी वर्ड्स कम्स फ्रॉम परमिशन। डिक्शनरी वर्ड परमिशन से परमिटिविटी बना है, जिसका मतलब होता है कि दो चार्जेस से निकलने वाले लाइंस को इंटरेक्शन करने के लिए मीडियम कितना परमिशन देता है। तो ये पाया गया है कि यदि दो चार्ज के बीच वैक्यूम मीडियम हो तो ये परमिशन सबसे ज्यादा होता है, और इसको हम लोग इसीलिए इसका नाम परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी का डायमेंशन हम लोग निकाल करके देखते हैं। यूनिट तो यहाँ लिखा हुआ है, डायमेंशन निकाल करके देखते हैं। तो जैसे K का डायमेंशन हमने निकाला, वैसे ही फॉर्मूला से पहले लिखा और फाइनल डायमेंशन इसका देखिए कितना है, m-1 L-3 T4a²। यानी K का जो डायमेंशन लिखे उसका पावर को आप ठीक प्लस को माइनस में कर दीजिए, माइनस को प्लस में कर दीजिए, तो ε0 का डायमेंशन आपको मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग यदि मीडियम वैक्यूम हो तो हम लोग 1/4πε0 Q1 × Q2/r² लिखेंगे और वैक्यूम में फोर्स को डिनोट करेंगे F0 से। सेकेंड है इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यदि दो चार्ज के बीच कोई डेंसर मीडियम होता है, यहां पर हम जो मीडियम यूज करते हैं वो डाइलेक्ट्रिक कहते हैं उसको, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और हम लोग उसको समझ सकते हैं कि वो इंसुलेटर ही है। यानी यदि दो चार्ज के बीच यदि इंसुलेटिंग मीडियम हो तो आगे हम लोग इस कैलकुलेशन से पता चलेगा कि इंसुलेटिंग मीडियम डालने से फोर्स का वैल्यू घट जाता है। वैक्यूम के रेस्पेक्ट में वो कितना घटता है इसका कैलकुलेशन आगे देखिए हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग वैक्यूम के लिए K का वैल्यू 1/4πε0 लिखे हैं, ये वैक्यूम के लिए, और मीडियम के लिए वो K का वैल्यू स्मॉल k इक्वल टू 1/4πε है, सिर्फ एप्सिलॉन है, और ये एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। जैसे ये वैक्यूम का था वैसे ये मीडियम का है। सो हम लोग मीडियम में कूलम्स लॉ को कैसे लिखेंगे, 1/4πε Q1 × Q2/r²। अब दोनों में अंतर क्या है देखिए, वैक्यूम में इसका वैल्यू पता कर लिया गया,
लेकिन चूंकि ये अलग अलग मीडियम में इसका वैल्यू अलग अलग होता है, इसलिए क्या किया गया है कि हर एक मीडियम का जो वैल्यू होगा वो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कितना होगा उस कंडीशन पे इसको निकाला गया है। तो आगे यहां पर देखिए लिखा हुआ है एवेल्युएशन ऑफ ई यानी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन हम लोग एप्सिलॉन को इवॉल्व कैसे करेंगे, उसको वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इसको क्या लिखेंगे, तो उसके लिए क्या किया गया है, एक बार हम लोग वैक्यूम वाला फॉर्मूला लिखेंगे एफ नॉट, यहां पर देखिए एफ नॉट लिखा हुआ है, और एक बार लिखे हम लोग मीडियम में। ये दोनों फोर्स को हम लोग डिवाइड कर दिए, एफ नॉट बाय एफ एम किए, कटकुट करके बच गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट जो बचा, इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। मतलब क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का परमिशन वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा या कितना कम है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और एक वर्ड में हम लोग कैपिटल के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। अंदर से दोनों का मीनिंग सेम है। हम लोग आगे डायमेंशन भी निकाल करके देखें इसका, तो हमें मिलेगा कि ये कांस्टेंट, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसका कुछ यूनिट नहीं होगा, क्योंकि दो परमिटिविटी का ये रेशियो है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन नाम अलग अलग है। अब हम लोग यदि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर लेते हैं, तो एप्सिलॉन को लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यदि हम लोग एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को के लेते हैं, यदि के लेते हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे, यदि के लेते हैं हम लोग तो इसको लिखेंगे हम लोग एप्सिलॉन नॉट के। तो मीडियम में दो चार्ज के बीच यदि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो फिर कूलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं हम लोग, Q1 Q2 बाय स्क्वायर, या तो फिर हम लोग एप्सिलॉन नॉट के भी लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मीडियम में कूलम्बियन फोर्स को हम लोग इस तरह से हम लोग देखते हैं के को कैसे डिफाइन किया जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहेंगे। तब इसके पहले हम लोग क्या किए थे, फोर्स इन वैक्यूम टू दी फोर्स इन मीडियम निकाले थे, यानी एफ नॉट बाय एफ एम किए थे, तो क्या आया था, वही उसका डेफिनेशन बन गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू दी फोर्स इन मीडियम, यानी एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू के हुआ। इससे हम लोग को एक छोटा सा फॉर्मूला मिल गया कि एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाय के, यानी यदि एफ नॉट हमारा 100 न्यूटन है, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स यदि 100 न्यूटन है, और चार्जेज और डिस्टेंस को सेम रखते हुए केवल बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिए जिसका कांस्टेंट 80 है, तब ये फोर्स देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार 100/80 यानी कि 1.25 न्यूटन हो जाएगा। कहने का मतलब कि यदि वैक्यूम में फोर्स मालूम है और डाइलेक्ट्रिक डालने पर कितना फोर्स निकालना चाहिए वो इस फॉर्मूले से हमें मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ इन मिक्स्ड मीडियम। यदि दो चार्जेस के बीच एक मीडियम नहीं बल्कि दो तरह का मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, थोड़ा R1 डिस्टेंस तक K1 है और R2 डिस्टेंस तक K2 है, तो हम लोग इस डिस्टेंस को कैसे लिखें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाले डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिखें कूलम्ब्स लॉ, उसका एक तरीका हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए, पहले जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। यदि सिंगल मीडियम होता तो फॉर्मूला हम लोग लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय KR स्क्वायर। के हमारा यहां पर था, हमने यहां लिखा है, इंटू का साइन है, कोई फर्क नहीं, तो उसी को हम लोग के को रूट करके आर के साथ स्क्वायर करके लिख दिया। यानी कि जो मीडियम में हम लोग फॉर्मूला लिखे थे सिंगल मीडियम में,
उसको हम लिख रहे हैं 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय रूट के आर का होल स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूले का दो मतलब हुआ, इसका दो मतलब क्या क्या हुआ, पहला लिखिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से फोर्स का वैल्यू घटता है क्योंकि के नीचे में आ गया। दूसरा मतलब हुआ कि जितना फोर्स घटता है डाइलेक्ट्रिक डालने से वो किसके बराबर होगा, तो वैक्यूम में रूट के टाइम्स डिस्टेंस को बढ़ा देने से जितना फोर्स घटेगा उतना ही फोर्स डाइलेक्ट्रिक डालने से भी घटेगा। इसका मतलब हुआ कि जो डाइलेक्ट्रिक डालने से फोर्स का वैल्यू जो घटता है उसको हम लोग लिखते हैं रूट के आर। तो यदि दो मीडियम है तो हम लोग जितना R1 डिस्टेंस के लिए K1 है तो इसको लिखेंगे के रूट K1 R। R2 के लिए K2 डाइलेक्ट्रिक है तो इसके लिए लिखेंगे रूट K2 R। अब वैक्यूम में दोनों डिस्टेंस को जोड़ दिया, रूट K1 R और रूट K2 R का होल स्क्वायर किया। देखिए और अब ये यदि मिक्स मीडियम है, हम तो दो मीडियम को लिए हैं, यदि तीन मीडियम रहे तो हम लोग जितना डिस्टेंस तक जो डाइलेक्ट्रिक है उसका रूट करके हम लोग ऐसे करके लिखेंगे तो मिक्स्ड मीडियम में कूलम्बियन फोर्स लिखा जा सकता है। यदि दो चार्जेस के बीच यदि मान लेते हैं Q1 और Q2 के बीच तीन तरह का मीडियम है, ऐसे इतना दूर है K1, इतना दूर है K2, इतना दूर है K3 और यह डिस्टेंस R1, ये R2 है, ये R3 है, तो आप आसानी से इस फॉर्मूले से लिखिए F मिक्स्ड मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय रूट K1 R1 प्लस रूट K2 R2 प्लस रूट K3 R3 K3 R3 पूरे का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब ये देखिए कि मिक्स्ड मीडियम कैसा भी हो हम लोग कूलम्ब्स लॉ को लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने आपको कूलम्ब्स लॉ को तीन तरह से लिखने का तरीका बताया। यदि वैक्यूम हो तो क्या लिखेंगे, डाइलेक्ट्रिक हो तो क्या लिखेंगे और डाइलेक्ट्रिक का मिक्स्ड मीडियम हो तो क्या लिखेंगे। आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं और अगले क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ का अगला पार्ट सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और तब तक के लिए मजे में रहिए। थैंक यू।